Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about sutures and ligatures. So students, ये sutures and ligatures क्या होते हैं? So यहाँ पर आपको दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, sutures and ligature. आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों different thing है, but both these are the same things. Sutures and ligatures ये अलग अलग टाइप के थ्रेड्स होते हैं. और क्यों इनको अलग अलग किया गया है? क्योंकि इनकी एप्लीकेशन केवल अलग अलग होती है, बाकी फंक्शन इनके सेम होते हैं. ये सूचर और लिगेचर यूज़ क्यों किए जाते हैं? ये सूचर एंड लिगेचर, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ. जैसे कि कोई क्लॉथ अगर फट जाता है, कोई भी आपका कपड़ा फट जाता है, तो उसको सिलने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? धागा और नीडल की आवश्यकता पड़ती है. तो इसी प्रकार से जब बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उनको भी आपस में जोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप के धागे और नीडल की ज़रूरत पड़ती है. तो जो धागा यूज़ करते हैं उसी को हम सूचर्स बोलते हैं. अब सूचर्स की तो बात क्लियर हो गई. ये लिगेचर क्या होता है? तो बॉडी में कुछ विसरल इंजरीज भी होती हैं. विसरल मतलब जो कि विसरल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल में हो गई, इंटेस्टाइन्स में हो गई, तो उनको भी तो जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल काइंड के या स्पेशल टाइप के धागों की ज़रूरत होती है. तो उनको टाई करने के लिए जो धागे यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं लिगेचर्स. मतलब एक स्पेशल सा जो फीचर्स में समझ में आ रहा है कि सूचर क्या है जो एक्सटर्नल पार्ट पर यूज़ हो रहे हैं, और लिगेचर क्या है जो विसरल पार्ट में यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, सो इनको हम और डीपर वे में समझने की कोशिश करेंगे. विद इट्स डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं. So, a surgical suture is a thread or string used for sewing or stitching together tissues, muscles and tendons with the help of a needle. तो ये सर्जिकल सूचर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक तरह के थ्रेड होते हैं या स्टिंग होते हैं. किस लिए यूज़ हो रहे हैं? सीविंग और स्टिचिंग के लिए. ये स्टिचिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं. बट किन चीज़ों की स्टिचिंग की जा रही है? तो मैंने आपको बताया कि टिश्यूज़ में जब डैमेज हो जाता है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए ये थ्रेड यूज़ किए जाते हैं. तो स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज़, मसल्स एंड टेंडॉन्स. अब इनको जोड़ने के लिए धागे से ही काम नहीं चलेगा, इनके लिए एक स्पेशल टाइप की निडल भी होती है. तो निडल के थ्रू जो इनको सिलाई की जाती है टिश्यूज़ की, उनको बोलते हैं सर्जिकल सूचर्स. ठीक है, सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये सूचर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो ये दो टाइप के होते हैं. पहले कौन से होते हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर, और दूसरी टाइप इनकी होती है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर. एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी या डाइजेस्टिव टेंडेंसी एक रखते हैं. ठीक है, डिजॉल्विंग टेंडेंसी रखते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स. अब जो डिजॉल्व कहाँ होते हैं? बॉडी के अंदर. बिकॉज इनको कहाँ यूज़ किया जा रहा है? बॉडी के विसरल पार्ट को जोड़ने के लिए या विसरल पार्ट को टाई करने के लिए. तो एब्जॉर्बल सूचर को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इफ़ दीज थ्रेड्स और फाइबर्स आर यूज टू टाई अ ब्लड वेसल टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर किसी ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है और उसको रोकने के लिए इन सूचर्स को बांधा जा रहा है, तो इनको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर. ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये स्पेशल टाइप के एक थ्रेड या फाइबर होते हैं जो कहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं? ब्लड वेसल को बांधने के लिए. ठीक है, ताकि उससे फर्दर ब्लीडिंग या ब्लड का जो आउटफ्लो हो रहा है वो ना हो, उसको रोकने के लिए. विदाउट द यूज़ ऑफ नीडल, इसमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देन दे आर डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब इन द एनिमल टिश्यूज़. जब हील हो जाता है तो फिर क्या होता है? ये डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही या एनिमल टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब ये कैसे होते हैं इसकी भी एक प्रोसेस मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा. तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के? कैटगट, कंगारू टेंडॉन्स एंड सिंथेटिक पॉलिएस्टर. ये सभी जितने भी एग्जांपल हैं इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे. सो दूसरा टाइप पहले जल्दी से जान लेते हैं, वो कौन सा है? नॉन एब्जॉर्बेबल, जस्ट अपोजिट टू एब्जॉर्बेबल सूचर. तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर्स एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं. सो अब हम लोग वापस आते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था? सर्जिकल कैटगट. ये कैटगट क्या होता है? सो कैटगट इज़ ए स्टेरलाइज फाइबर और स्ट्रैंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये जो कैटगट होता है ये एक तरह का स्टेरलाइज फाइबर होता है. ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? एब्जॉर्बेबल सूचर्स की कैटेगरी में.
ठीक है, मतलब जो एब्जॉर्ब होने की या डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी रखते हैं इनसाइड द बॉडी। तो ये स्टेरलाइज फाइबर होते हैं, ये स्ट्रैंड होते हैं, किससे तैयार किए जा रहे हैं? कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ के कोलेजन से। कोलेजन क्या बोलते हैं? बंडल मतलब, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बंडल से तैयार किए जा रहे हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं? हेल्दी एनिमल्स लाइक शीप एंड कैटल, ठीक है। तो शीप और कैटल जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन से ये थ्रेड्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन इनका कैसे किया जाता है? तो इंटेस्टाइन मैंने बताया, तो इंटेस्टाइन जो है कई सारी लेयर से मिलकर बनी होती है, सब म्यूकोसल, सिरोसल, कई सारी लेयर्स में होती हैं। तो उन सबको पहले अलग कर लिया जाता है। जैसे कोई फ्रेशली किल्ड एनिमल होता है, कोई ताज़ा मरा हुआ जानवर होता है, ठीक है, तो उसकी इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है वही सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर। तो इंटेस्टाइन को यूजुअली चूज़ किया जाता है ये एब्जॉर्बेबल सूचर बनाने के लिए। तो उस सबसे पहले क्या करते हैं? इंटेस्टाइन को निकाल कर उससे जो ये बाकी की लेयर्स होती हैं उन सबको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं कैटगट। ये इंटेस्टाइन जनरली कितने साइज़ की होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई अदर एनिमल हो, तो 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और हमें लेंथ में ही रिबन्स चाहिए या धागे लेंथ में ही चाहिए होते हैं। तो इस इंटेस्टाइन को क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली रिबन में काट लेते हैं, साफ कर लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनली रिबन्स में काट लेते हैं। The innermost mucosa and two outer layer of submucosa muscularis and serosal layer are removed with the help of a machine. So मैंने आपको बताया जो अदर लेयर्स होती हैं इस इंटेस्टाइन की, बिकॉज ये कई सारी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, तो उनको पहले मशीन की सहायता से अलग कर लिया जाता है। कौन कौन सी लेयर होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेयर ऑफ सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसल लेयर, इन लेयर्स को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। केवल इंटेस्टाइन जो होती है, आउटर लेयर जो होती है, उसको यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या करते हैं कि एक इंटेस्टाइन से अगर स्टैंडर्ड वे की बात करें तो 6 रिबन ही निकल सकते हैं, बिकॉज डायमीटर वगैरह सब कुछ मायने रखता है। तो अगर स्टैंडर्ड डायमीटर की बात करेंगे तो 6 रिबन निकल सकते हैं। उनको आपस में क्या किया जाता है? स्ट्रेच कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है और यूनिफॉर्म स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। दिस फाइबर आर पॉलिश्ड एंड कट इनटू सूटेबल लेंथ। फिर इनको क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, सूटेबल लेंथ में या सूटेबल डायमीटर के हिसाब से काट लिया जाता है। दीज आर स्टेरलाइज बाय प्लेसिंग द ट्यूब्स कैटगट इनटू ग्लास ट्यूब्स। तो इनको स्टेरलाइज कैसे किया जाता है? इनको प्लेस करते हैं, इन जो रिबन्स हमने निकाले हैं इनको प्लेस करते हैं एक ग्लास ट्यूब में। वो ग्लास ट्यूब किससे भरी हुई होती है? एनहाइड्रस हाई बॉइलिंग लिक्विड। जो एनहाइड्रस हाई बॉइलिंग वाले लिक्विड्स होते हैं जैसे कि टोल्यूइन हो गया या ज़ाइलिन हो गया, इनके सोल्यूशन में डाला जाता है और ऑटोक्लेव की प्रोसेस के थ्रू, या ऑटोक्लेव में क्या होता है? हीटिंग प्रोसेस होती है या स्टीम जनरेट होती है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस के थ्रू इन कैटगट को या जो एनिमल कनेक्टिव टिश्यूज से ये बनाए गए हैं थ्रेड्स, इनको स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइजेशन में बी डन बाय इरेडिएटिंग द सूचर बाय इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और बाय गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60। तो इनको दूसरी तरीका कौन सा होता है स्टेरलाइज करने का कि इनको इरेडिएशन के थ्रू भी स्टेरलाइज किया जा सकता है। इरेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। तो इनके ऊपर बम्बार्डिंग कराई जाती है इन थ्रेड्स के ऊपर। किसकी बम्बार्डिंग होती है? गामा रेस की। और ये गामा रेस किससे प्रोड्यूस होती हैं? कोबाल्ट 60 एक धातु होती है, उससे गामा रेस प्रोड्यूस होती हैं और इन गामा रेस की कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग की जाती है इनको या इन कैटगट को स्टेरलाइज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं इरेडिएटिंग प्रोसेस, ओके। दूसरा क्या है? कैटगट तो हमने जान लिया। अब कैटगट कैसे, दूसरा पहला कैसे बन रहा था? शीप या जो अदर कैटल्स थे उनकी इंटेस्टाइन से। दूसरा ये कैटगट कैसे बनाए जाते हैं? कंगारू टेंडन्स। अब ये कंगारू टेंडन्स के कैटगट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा ये खिंचाव तनाव झेल सकते हैं, इसलिए कंगारू टेंडन्स यूज़ किए जाते हैं कैटगट बनाने के लिए। तो ये कंगारू टेंडन जनरली कहाँ पर यूज़ होते हैं? हार्निया के ऑपरेशन में या फिर बोन रिपेयर की जो सर्जरी होती है उनमें यूज़ किए जाते हैं। ये बनाए कैसे जाते हैं? ये बनाए जाते हैं कंगारू की टेल से फाइबर्स निकाले जाते हैं या टिश्यूज़ को निकाला जाता है और उनको आइडेंटिकल मेथड के थ्रू प्रोसेस करके इन कैटगट को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये हुई इनके प्रिपरेशन की बात। दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक पॉलिस्टर। सिंथेटिक पॉलिस्टर क्या होते हैं? द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड विद साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ लैक्टिक एसिड,
ठीक है। तो ये पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स या फाइबर्स जो हैं, इनको कैसे बनाते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। कंडेंसेशन किसका कर रहे हैं? ग्लाइकोलिक एसिड का और लैक्टिक एसिड का, ठीक है। ये कैसे डेरिवेटिव होते हैं? साइक्लिक डेरिवेटिव होते हैं। तो इनका कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये पॉलीमर्स तैयार किए जाते हैं। और यूज़ कहाँ होते हैं? यूज टू प्रिपेयर सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ये एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अब क्या बात है कि कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह में इन्फेक्शन हो जाते हैं या गांठ पड़ जाती है, तो उसको बांधने के लिए क्या होता है, अगर एब्जॉर्बेबल सूचर्स डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो डिज़ोल्व हो जाएंगे बॉडी में, तो वो गांठ खुल सकती है। तो कुछ ऐसे फाइबर्स भी तैयार किए जाते हैं जो घुलते नहीं हैं बट विसरल ऑर्गन पे ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल सूचर। ये कभी घुलते नहीं हैं। पहले वाले कैटगट में क्या था, वो घुल जाते थे। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर जो होते हैं वो घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये बनाए किससे जा रहे हैं? ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड की कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। दिस सूचर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिसिस। ये कैसे बनाए जाते हैं? ये प्रॉपर्टी इनकी पहले जानते हैं। इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी खिंचाव तनाव ये झेल सकते हैं। एंड आर डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिसिस एंड एब्जॉर्ब इन द टिश्यू। तो ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होते हैं? जो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं टिश्यू के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये नॉन एब्जॉर्बेबल जनरली कहाँ पर यूज़ होते हैं? एपिडर्मिस पर। मतलब अगर एक्सटर्नल पार्ट में इंजरी होती है तो वहाँ पर ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को या स्पेशल टाइप के धागों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर आर नॉट अफेक्टेड बाय द बॉडी फ्लूइड। इनमें किसी भी प्रकार के बॉडी फ्लूइड का अफेक्शन नहीं होता है। एंड रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काफ़ी समय के लिए अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है, बॉडी में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। दे आर रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग ऑफ वुंड। जब वुंड हील हो जाते हैं, जब घाव भर जाते हैं, तो इनको दोबारा से एक स्मॉल सर्जरी, टाइनी सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? सिल्क, कॉटन, नायलॉन एंड मेटेलिक सूचर्स। सो इनके क्लासिफिकेशन की अब बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इनका क्या होता है? तो सबसे पहले हम इन्हीं के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला कौन सा था? सिल्क। सिल्क सूचर कैसे बनाया जाता है? सिल्क जो होता है, सिल्क के धागे, उसको आपस में गूंथ लिया जाता है, ट्विस्ट कर लिया जाता है और सिल्क सूचर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग डायमीटर के। दूसरा क्या बात होती है इसमें? द सूचर आर स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? ये स्मूथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ब्रेडेड बाय कंबाइनिंग सेवरल ट्विस्टेड यार्न्स इनटू कॉम्पैक्ट मास। ये कैसे बनाए जाते हैं? कई सारे यार्न्स को आपस में ट्विस्ट करके एक कॉम्पैक्ट मास के रूप में इनको बना लिया जाता है, ठीक है। द स्ट्रैंड्स आर स्टेरलाइज एंड बॉइल्ड विद वाटर टू सॉफ्टन दम। इनका स्टेरलाइजेशन कैसे करते हैं? जैसे एब्जॉर्बल का कर रहे थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इनका स्टेरलाइजेशन होता है। तो स्टेरलाइज कैसे करते हैं? जनरल सी प्रोसेस के थ्रू इनको गर्म पानी के साथ रखा जाता है, तो उससे इनमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इनमें क्या चीज़ आ जाती है? ये इनमें एक सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू गर्म पानी के साथ इनको स्टेरलाइज किया जाता है और सॉफ्टनिंग प्रोवाइड की जाती है। दूसरे कौन से होते हैं? कॉटन सूचर। जैसे सिल्क सूचर बनाए जा रहे थे, वैसे ही कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं उनको आपस में गूंथ कर कॉटन सूचर बनाए जाते हैं। कॉटन सूचर हैव यूनिफॉर्म साइज एंड रिकमेंडेड इन क्रिटिकल पार्ट्स। सो कॉटन सूचर के कई सारे यूनिफॉर्म साइज होते हैं और कई सारे क्रिटिकल पार्ट में रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक। तो वेयर स्ट्रेंथ ऑफ सूचर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जहाँ पर सूचर्स की लॉन्ग टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ये कॉटन सूचर्स को यूज़ किया जाता है। जनरली एपिडर्मिस के जितने भी इंजरीज होती हैं उनमें कॉटन सूचर्स को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन है नायलॉन सूचर। ये कैसे बनाए जाते हैं? माइक्रोफिलामेंट ऑफ नायलॉन आर ब्रेडेड इनटू स्ट्रैंड्स ऑफ रिक्वायर्ड डायमीटर। रिक्वायर्ड डायमीटर के हिसाब से जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, किसके? नायलॉन्स के। नायलॉन माइक्रोफिलामेंट होते हैं, उनको आपस में ब्रेड करके या गूंथ कर ये स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दिस सूचर्स आर स्ट्रॉन्ग वाटर रेजिस्टेंट। अब ये नायलॉन सूचर की ज़रूरत क्या पड़ती है? ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब पहले जो एब्जॉर्बल हमने पढ़े उसमें क्या हो रहा था? डिज़ोल्व हो रहे थे। कैसे डिज़ोल्व हो रहे थे? हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू,
ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, बट जहाँ पर सूचर को डिज़ोल्व नहीं होना है, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए उनका प्रेजेंस बनी रहे, तो वहाँ पर ये नायलॉन सूचर यूज़ किए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और जनरली यूज़ कहाँ पर होते हैं, यूज्ड इन स्किन एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये स्किन डैमेज पे या फिर प्लास्टिक सर्जरी में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, लिनन सूचर। लिनन सूचर क्या होते हैं, ये सबसे चीप होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग अंदर मॉइस्ट कंडीशन, इनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसमें, मॉइस्ट कंडीशन में, मतलब नमी वाली स्थिति में, ठीक है। बट नॉट यूनिफॉर्म इन डायमीटर, तो इनमें एक ख़राब बात ये भी होती है कि ये इनका डायमीटर स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये यूनिफॉर्मली डायमीटर अपना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक खराबी होती है, बट चीप होते हैं ये। लास्ट कौन से हैं, मेटेलिक सूचर। अब सभी जगह इंजरी हो रही है तो वहाँ पर तो थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर नेचुरल फाइबर्स को यूज़ कर रहे हैं, बट ये मेटेलिक सूचर्स कैसे बनाए जाते हैं, मेटेलिक मतलब मेटल्स का यूज़ करके। और कौन सी मेटल यूज़ हो रही है, सिल्वर या फिर स्टेनलेस स्टील। सो उनके जो तार होते हैं, मेटेलिक वायर्स होते हैं, उनको भी सूचर्स की तरह यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इन तारों का क्या यूज़ है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स में। तो जब आपने देखा होगा कि इनका यूज़ होता है जनरली जब किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उन दांतों को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए, उनके जबड़ों को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए ये मेटल्स के वायर को यूज़ किया जाता है। ये भी जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक सूचर्स। ये किसके बने होते हैं, सिल्वर और स्टेनलेस स्टील के। दिस वायर्स आर अवेलेबल एज मोनोफिलामेंट ट्विस्ट एंड ब्रेड्स। सो ये जो वायर्स होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, मोनोफिलामेंट्स को आपस में ट्विस्ट करके, या बहुत पतले पतले तारों के रूप में भी ये मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ब्रेड्स के रूप में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पर यूज़ हो रहे थे, जहाँ पर हार्ड मटेरियल को शेप देना होता है, ठीक है। कई बार बोन्स वगैरह को भी आपस में जोड़ने के लिए ये मेटेलिक वायर्स को यूज़ किया जाता है। अब मेटेलिक वायर में आप ये सोचिए कि केवल सिल्वर और स्टेनलेस स्टील को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़, ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, और अगर डिज़ोल्व नहीं होंगे तो बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए बने रहेंगे, और लॉन्ग टाइम के लिए बने होंगे तो इस पर क्या होगा, कई सारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो अपना इफेक्ट डालेंगे, और इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, कोरोजन हो सकता है, और कोरोजन होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कई सारे कोरोसिव मटेरियल पहुंच जाएंगे जो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो सिल्वर होता है उसके थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है, या उसके वायर्स को यूज़ किया जाता है। सिल्वर जो होता है ये बॉडी के अंदर हार्म नहीं पहुँचाता है, या आसानी से किसी भी टाइप के बॉडी फ्लूइड के साथ कोरोजन नहीं परफॉर्म करता है। और इसी तरह से सेम टेंडेंसी होती है स्टेनलेस स्टील की, ये भी किसी तरह के बॉडी फ्लूइड के साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करता है। तो इसीलिए ज़्यादातर सिल्वर और स्टेनलेस स्टील के वायर को ही प्रेफर किया जाता है मेटेलिक सूचर के तौर पे, ठीक है। सो ये सारे सूचर्स की बात हुई। आई होप कि आपको सभी सूचर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, कहाँ कहाँ उनके फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सभी चीज़ हमने इस वीडियो में जाना। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सूचर्स के बारे में, साथ में लिगेचर के बारे में। सो थैंक यू।